स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। बरेली पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरायणी मेला कमेटी के में सीएम धामी का स्वागत। सीएम धामी ने किया मेले का उद्घाटन। उत्तराखंड हाई कोर्ट में जस्टिस आशीष नैथानी ने ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। बागेश्वर में 13 जनवरी से शुरू होगा ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का संचालन तेज। अंतिम चरण में नगर पालिका की तैयारियां। चुनावी मैदान में बसपा आप भाजपा के प्रत्याशी रचित अग्रवाल का जनसंपर्क अभियान तेज। घर घर जाकर वोट की अपील की। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीसी मोड पर देने का विरोध। कॉलेज के छात्रों ने फैसले के खिलाफ कॉलेज में तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। देहरादून में मौसम ने बदली करवट। सर्द हवाओं ने कपाया। प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की जांच के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। इसके तहत राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने को या सुनिश्चित करना है। सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को 1 माह के भीतर इस संबंध में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। वहीं विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से दोहरे मापदंड न अपनाने की अपील की। आपको बता दें कि प्रदेश की में बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसों को संचालित होने की शिकायतें आ रही हैं। कई मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग की जा रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार एक बार फिर मदरसों की जांच करने जा रही है। तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने पुलिस विभाग को 1 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद पुलिस अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर ही कार्य करें। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है। धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे। इसमें जो भी अपंजीकृत यहाँ मदरसे हैं या कोई जिसकी शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं, इस तरह के जो धार्मिक स्थल है उनका सत्यापन किया जाए और उसमें संयुक्त टीम जो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से बना दी गई है, जिसमें अन्य विभाग के साथ साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी और एसडीएम भी रखे गए। जो ऐसे अपंजीकृत मदरसे हैं उनका वेरिफिकेशन भी करेंगे और अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस संबंध में वो अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। बताया जा रहा है कि बीते 21 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 2000 से बढ़कर 5100 हो गई है। राज्य के कई मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग की जा रही है। साथ ही इनमें दूसरे राज्यों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत है। इसको देखते हुए जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं एक और जहां मदरसों की जांच पर बवाल मचा हुआ है। नहीं, बिल्कुल करिए। सरकार भले ही देर से जागी, नींद से जागी, लेकिन अगर सक्रियता सरकार में दिखाई पड़ रही है तो फिर केवल अवैध मदरसे नहीं, संवासनियों के क्या हाल हैं वो देखिए, बाल सुधार गृह में क्या हाल है वो देखिए, नशा मुक्ति केंद्रों में क्या हाल है वो देखिए, शिशु मंदिर कितने चल रहे हैं वो देखिए। आपको तो फिर समग्रता में पूरे प्रदेश की जांच करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार जो होती है वो सबके लिए होती है और उसको पूरा प्रदेश हित देखना होता है। म से मदरसा, म से मुसलमान, म से मजार, म से मस्जिद, ये म की राजनीति छोड़कर मुझे लगता है कि आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर ध्यान देना चाहिए, जो आपका खुद का नारा है। कि ये कालखंड का तो आप नहीं कह सकते हैं। जब भी शुरू हुए सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं और जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है? सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है
और उसमें जांच भी हो रही है। आज के पेपर में आप देखें कि बहुत से मदरसे अवैध पाए जा रहे हैं, जिनका न रजिस्ट्रेशन है न कि कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। ऐसे मदरसों के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो अच्छी शुरुआत है और अच्छी पहल है, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह की संस्थाओं को चला रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मदरसे जो हैं, मदरसों का पहले से ही विवाद रहा है। हम तो स्पष्ट शिक्षा नीति चाहते हैं। कोई भी बच्चा अगर यदि चाहे मदरसे में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता सरकार को तय करनी चाहिए कि किस स्तर की आपको शिक्षा देनी है। अब आप अवैध और वैध चुनाव में देखोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको दीर्घकालीन शिक्षा नीति पर बात करनी चाहिए। आपका कोई भी बच्चा, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, किसी भी मदरसे में कर रहा हो या शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, उसका भविष्य सुनिश्चित करना सरकार का काम होता है। लेकिन केवल चुनाव में इसे मुद्दा बना देना, वो भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर खोट प्रकट करता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। शासन ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन स्तर से इसकी जांच चल रही है। सभी जिलों के डीएम जांच रिपोर्ट शासन को जल्द सौंपेंगे, लेकिन सरकार अभी से ही अवैध मदरसों को लेकर गंभीर है। आपको बता दें कि इन मदरसों में 25 से लेकर 141 तक की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस तरह बढ़ती संख्या सरकार की सरदर्दी न बन जाए और कुछ समय बाद अन्य राज्यों से आकर पढ़ने वाले बच्चे ही स्थानीय होने का दावा न करें। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरकांत धस्माना ने आज कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, लेकिन इसे पीपीई मोड पर संचालित करने के लिए दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता की मेहनत की कमाई से यह कॉलेज तैयार हुआ तो इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर क्यों दिया जा रहा है। धस्माना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अस्पताल चलाने पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। प्रदेश के सबसे छोटी सरकार के जो प्राथमिक हमारी प्राइमरी जो लोकतंत्र की यूनिट है, निकाय, उसमें अगर किसी राज्य के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के रूप में आपको बुलाना पड़ रहा, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की इस राज्य में हालत क्या है। प्रदेश की जनता इनसे अजीज आ चुकी है। ये राज्य में किसी भी मोर्चे पर जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई से लेकर के, नागरिक सुविधाओं से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के सारे मोर्चों पर ये सरकार फेल है। और अब लोकल बॉडीज में पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों के चुनाव में अगर इनको योगी आदित्यनाथ जी, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बताते हैं, उनको अगर उतारना पड़ रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा की स्थिति क्या है। बागेश्वर की नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल ने अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। मीडिया से संवाद करते हुए भाजपा प्रत्याशी खेतवाल का कहना है कि बागेश्वर के 11 वार्डों में मेरे द्वारा खूब काम किया गया है। बागेश्वर में हर वर्ग के साथ में लेकर विकास काम किया है। आगे भी विकास के काम गतिमान होंगे। देखिए, बागेश्वर नगर पालिका के इस चुनाव की बेला में मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल पहले भी नगर पालिका का निवर्तमान अध्यक्ष रहा हूं और इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं। और हम लोग पूरे 11 के 11 वार्डों में हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे संगठन के सभी लोग जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ जो हैं प्रचार कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं और हमारे 5 साल के कार्यों का, सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे साथ है, विकास के साथ है। बागेश्वर नगर में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि बागेश्वर नगर का विकास हो और जो कार्य हमने पिछले वर्ष किए हैं वो आपके सम्मुख हैं, चाहे वो जो हमारे किसान लोग हैं उनके और जो बाज़ार में चल रहे राहगीरों की दिक्कतों का सामना जो होता था कि आवारा जानवर रहते थे, उनको हमने गौसदन तक पहुंचाया। विकास नगर अंतर्गत नगरपालिका हावड़पुर क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने आज कांग्रेस
के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि हरवरपुर नगरपालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त होने का मामला अब भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिससे पूर्व में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में यह मामला खारिज हो चुका है, मगर कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से फिर से डबल बेंच में अपील की गई है। सभी लोग एक साथ बहुत सोच विचार के जो कुछ प्रक्रिया हुई, जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नामांकन को प्रशासनिक दबाव में आरओ द्वारा कैंसिल किया गया, हमें चुनाव प्रचार शुरू करने में थोड़ी देरी हुई। हम उच्च न्यायालय में हमने रिट पिटीशन दायर की थी, वो रिट पिटीशन समरी डिस्पोजल में चली गई। आज हमने एक स्पेशल एप्लीकेशन माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में डाली है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने दिनेशपुर थाना परिसर में नगर पंचायत क्षेत्र के सभासद उम्मीदवारों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि वो निडर होकर अपने मत का प्रयोग करें। तमाम चुनाव हो चुके हैं, तो कोई ऐसा नया नहीं है जिसको या हमारा जो आगामी निकाय चुनाव है तो उसको लेकर के मैं काफ़ी दिनों से मिलने की सोच रहा था। तो जो हमारे सारे प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी जितने भी हैं, तो उनसे रूबरू हुए, उनको अपनी आवश्यकताएं और अपनी जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करने के लिए इनको बताना था, निर्देशित करना था, सुझाव देना था। इनकी कोई समस्याएं या हमसे जो अपेक्षाएं हैं उनके बारे में इनसे बात करनी थी। बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मीटिंग संपन्न हुई है और हमने अपने जो निर्देश हैं वो बता दिए हैं। अच्छी बात ये मैंने देखी, यहाँ के पार्षदों में आपस में कोई वैमनस्यता मुझे नहीं दिखी बिल्कुल भी। इस मीटिंग में कोई समस्या किसी ने नहीं बताई, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ के चुनाव संपन्न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दिल्ली में आयोजित होने वाली 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तराखंड से 72 युवाओं का दल गुरुवार को रवाना हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने हरी झंडी दिखाकर दल की बस को रवाना किया। देखिए, 28वां युवा महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य की तरफ से भी 72 हमारे युवा साथी, जिसमें हमारी बालिकाएं भी हैं, जिसमें हमारे बालक भी हैं, आज उनकी बस की रवानगी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने हेतु, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाते हुए उसकी रवानगी दी है। बहुत शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित रूप से हमारे ये युवा साथी कोई संगीत के क्षेत्र में है, कोई लोक नृत्य के क्षेत्र में है, कोई लेखन के क्षेत्र में है, कोई अन्य जो उनकी प्रतिभा है उसको वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर दिखाने के उसमें है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में है। तो ये सारे कार्यों का वहाँ पर वो हमारे युवा साथी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करें ताकि उत्तराखंड की झोली में जो है वह चाहे वो सम्मान के रूप में प्रथम स्थान उत्तराखंड को दिलाए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। जनपद पौड़ी के कोटद्वार में पिछले कुछ समय से खाली चल रहे पुलिस क्षेत्राधिकारियों के पद अब भरने की उम्मीद जगी है। दरअसल शासन स्तर पर इंस्पेक्टरों की पदोन्नति के बाद सीओ बने 28 अधिकारियों के पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों और विंग में तैनाती दे दी, जिसके तहत जनपद पौड़ी में भी 3 नए सीओ ट्रांसफर किए गए हैं, जिनकी जल्द कोटद्वार में तैनाती की उम्मीद की जा रही है। कोटद्वार सीओ क्राइम और सीओ ऑपरेशन के पद पिछले कुछ महीनों से खाली है। सर्किल में जो अभी हमारे जो सर्किल खाली चल रहे थे, तो वहाँ पर आने से थोड़ा लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा और कानून व्यवस्था तो बहुत मजबूत हो। हल्द्वानी के 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ शपथ पत्र के तथ्य छुपाने का मामला सामने आया है। रिटर्निंग ऑफिसर
परितोष वर्मा ने बताया कि दोनों प्रत्याशियों ने अपने शपथ पत्र में कई मुकदमे और सजा से संबंधित अपराधों को छुपाया। इस मामले को लेकर हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी गई है और पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद इन दोनों पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और वह अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। छुपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छिपाने के ही जो आरोप हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ थाना कोतवाली हल्द्वानी में 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है और यदि जांच की पुष्टि होती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। बागेश्वर पुलिस का नशा मुक्ति अभियान रंग ला रहा है। नगर निगम चुनाव की दृष्टि से पुलिस द्वारा स्मैक तस्करों को आदतन अपराधियों की खोजबीन की जा रही है और उन्होंने जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी बागेश्वर अंकिता कंडारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कई तस्करों और अपराधियों को खुलासा कर उन्हें जेल भेजा है। अभियान चल रहा है और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा में ग्रामों के खड़िया खनन से आई दरारों में मामले में स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई की है। कोर्ट ने जिलाधिकारी, खनन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसपी बागेश्वर को निर्देश दिए हैं कि वो कल तक खनन पर लगी सभी मशीनों को सीज कर रिपोर्ट पेश करें। अनियंत्रित माइनिंग हो रही है सोपस्टोन की बागेश्वर में, खासकर कांडा में, जहाँ पर लोगों को के घर प्रभावित हो गए, मंदिर, खेत, सब जगह वहाँ पर विनाश हो रहा है और उसको लेके कोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट कमीशन भेजा था, उसकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया था। उसके बाद 6 तारीख को कोर्ट ने माइनिंग ऑपरेशंस पर रोक लगा दी थी, सारे लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। लेकिन आज कोर्ट के सामने कोर्ट कमिश्नर द्वारा और अमाइकस मेरे द्वारा कुछ तथ्य रखे गए, जिसमें कोर्ट के सामने ये तथ्य आया कि कोर्ट के स्टे के बावजूद कुछ जगह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था और रात में एक जगह माइनिंग की भी शिकायत थी। तो कोर्ट ने उन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए एसपी बागेश्वर को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से वहाँ तलब किया और उनको डायरेक्ट किया है कि कल तक सभी मशीनरी जो माइंस में है उसको सीज कर लें। हल्द्वानी में 11 जनवरी को भव्य रूप से लोहड़ी मेले का आयोजन किया जाएगा। पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई। पंजाब के प्रसिद्ध गायक वॉइस ऑफ पंजाब के मनीष कबीर इस बार लोहड़ी मेले में धूम मचाएंगे। 11 जनवरी को शाम 5 बजे से सुकंतलम लॉन में लोहड़ी मेले का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति को बढ़ावा देना और अपने परिवार के साथ मिलकर लोहड़ी मनाना और शहर की समस्याओं के साथ फाइट करते हुए नगर में एक पॉजिटिव माहौल बनाने के प्रयास हमारी संस्था का हमेशा से रहा है। इस बार शकुंतलम बैंक्वेट लॉन में रामपुर रोड पर जो स्थित है, ये लोहड़ी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य प्रायोजक गुरु माँ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। पंजाबी जन कल्याण समिति के द्वारा हर वर्ष लोहड़ी उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी गुरु माँ इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बहुत ही सुंदर लोहड़ी उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे समाज के विभिन्न जो शादियाँ हुई हैं, उन शादियों को जो जोड़े के रूप में उनको प्रस्तुत करने का कार्यक्रम किया जाएगा और नवजात शिशु जो हमारे इस परिवार में शामिल हुए हैं उनको भी प्रस्तुत करने का कार्यक्रम किया जाएगा। हल्द्वानी पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा लगभग 17 से 18 वर्ष आज होने वाले हैं और लगातार हर साल हल्द्वानी पंजाबी जन कल्याण समिति लोहड़ी पर्व मनाती है और हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। इस साल भी नुपुर कला केंद्र के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। अमित राजपाल जी द्वारा कुछ बच्चों को यहाँ लाया जाएगा। देहरादून लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास आज फिर एक हाथी आधमका, जिससे हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यह इलाका हाथी कॉरिडोर होने के कारण अक्सर हाथियों के आवागमन का रास्ता बना हुआ है। दिन रात जंगल से हाथी इसी मार्ग से गुजरते हैं। वन विभाग और प्रशासन की अनदेखी कारण किसी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा बीनने वाले लोगों व उनके बच्चों को सरकार के द्वारा जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। डायरेक्टर शहरी विकास की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि वह कल 10 जनवरी को इन लोगों के उत्थान के लिए नगर निगम को दिए गए निर्देश पर शपथ पेश करेंगे। 5 तारीख को कुछ नगर निगमों में जैसे हल्द्वानी हो गई, काशीपुर हो गया, कोटद्वार और हरिद्वार देहरादून में विज़िट किया गया, उनसे इंटरेक्ट किया गया, उनसे पूछताछ की गई और ये पाया कि हल्द्वानी में जो भी ये कूड़ा बीनने वाले लोग हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है नगर निगम ने, वो जिन हालातों में रह रहे हैं वो बड़ी शोचनीय है का विषय। और रह रहे हैं टेम्परेरी साइट्स पे, जैसे ढोलक बस्ती है। और जो देखने में आया वो ये, और जो हमने रिपोर्ट में भी कहा है कि जो उनका सैनिटेशन का इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है। कोई सैनिटेशन, कोई टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स में उनको कोई एक्सेस नहीं है। उनके इर्द गिर्द किसी तरह का कोई सैनिटेशन फैसिलिटी दिखाई नहीं दे रही है।